बायोलॉजी पंजाब मास्टर अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हमने टॉपिक हमारा करना है चैप्टर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। जो भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मास्टर ग्रेडर के रिगार्डिंग तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। और आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, MCQ मिलेंगे। तो प्लीज़ उसके लिए आप ये ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि एयर को हम जब इनहेल करते हैं तब क्या होता है, तब देखो क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होता है ना। तो 104 mmg जो Hg होता है वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तब CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, 40 mmHg, ठीक है। ये उसकी कंडीशन है जब एयर हमारी ट्रकिया में होती है, ठीक है। तो क्या होता है, अब वो एल्बुलस पे चली गई, ठीक है। ट्रकिया के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई से एल्बुलस तक चली गई एयर। तब एल्वुलाई में क्या होता है, हमारी कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है, ठीक है। अब एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चली जाएगी ना। एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलके ब्लड के अंदर चली गई ना। तो अब क्या कंसेप्ट है, तब जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। अब क्या कंसेप्ट है कि तब जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले 95 होता है और CO2 का जो प्रेशर है वो 40 ही रहता है, ठीक है। ये तब की बात है जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। अब देखो, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या करना है, हार्ट के अंदर पंप आउट करना है, ठीक है। हार्ट में चला जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे हार्ट में चला गया और हार्ट पे अरोटा में जाके फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ऑर्गन्स में चला जाता है, ठीक है। तब तक जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और CO2 का वो उतना ही रहता है। अब क्या बात है, अब जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट से जब पंप होता है ऑर्गन्स में तब क्या होता है, CO2 ऑर्गन्स में क्या होते हैं, ऑर्गन्स मतलब टिश्यू में क्या होता है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या चला गया, कहाँ चला गया, टिश्यू के पास चला गया। जब टिश्यू के पास चला जाएगा तो टिश्यू ने क्या ले लेनी है, ऑक्सीजन तो ले लेनी है और जो CO2 है वो ब्लड में मिक्स कर देनी है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वो टिश्यू में जाके टूट जाता है, ठीक है। तो तब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 20 mmHg। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ब्लड के अंदर वो कम हो गया, कहाँ पे, टिश्यू पे। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू पे जाता है तब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूट जाता है और ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चली जाती है और जो ब्लड का हीमोग्लोबिन है वो CO2 को कैरी कर लेता है, ठीक है। तब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डाउन हो जाता है 20 mmHg और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है अप्रॉक्सीमेट 58 mmHg, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा फिर वेसल के अंदर मूव करेगा ना। तो वेसल्स में जाके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में भी तो जाता है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा हार्ट है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही पंप आउट करते हैं ना। तो वीना कैवा से होके हार्ट में चला गया। अब हार्ट में होके फिर लंग्स के पास जाता है। तब जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 46 होता है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, लंग से जो CO2 है वो बाहर चली जाती है,
ठीक है। तो ये क्या था, डिफ्यूज़न कैसे होती है ऑक्सीजन और CO2 की ब्लड के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। एंड गैसेस डिफ्यूज़ फ्रॉम, हमेशा जो गैसेस होती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक मूव करती है। तब देखो, अब देखो यहाँ पे जो 46 क्या है, CO2 का प्रेशर है। अब CO2 का प्रेशर यहाँ पे ब्लड पे ज़्यादा है ना, और जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो CO2 का प्रेशर है वो कितना था, 40 mmHg। तो इसीलिए जब ब्रीथ आउट करते हैं तब CO2 का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए CO2 बाहर जाती है, ठीक है। सांस लेते टाइम जब हम सांस छोड़ते हैं तब CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये इसमें ये कंसेप्ट बताया गया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कि गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। जैसे कुछ जो ऑक्सीजन है, हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, और दूसरा जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो प्लाज्मा के अंदर भी होती है। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के प्लाज्मा में मिक्स हो जाए तो कितने % ऑक्सीजन मिक्स होती है, 1 to 3% ऑक्सीजन मिक्स होती है प्लाज्मा के अंदर। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, ये MCQ हो सकता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एज आ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो ये कितने % होती है, 97 to 99%। क्लियर है, ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। आगे देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। देखो हमारे ब्लड में हमें पता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, वहाँ पे जो प्रोटीन होती है वो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, आयरन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और उसमें कौन सी रिंग्स प्रेजेंट होती है, पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट होती है, और 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है। इसको आप नेट के अंदर देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, ठीक है। अब मेन पॉइंट इसमें जो है वो याद रखो, एक तो फेरस आयन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, दूसरा ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती है, आयरन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड अप करता है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है 100 ml ऑफ ब्लड में, मतलब अगर 100 ml ब्लड होता है तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है, अब ये कंसेप्ट हो गया। और हमें पता ही है ऑक्सीजन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन देन इट मेक्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी से ये ब्लड के पास चला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जल्दी से ये टिश्यू के पास चला जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है और CO2 को कैरी कर लेता है। जैसे इसकी जो टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे ही जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो भी शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स माना जाता है। जल्दी से वो लंग्स के पास आता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस में, जैसे और CO2 की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। मैंने पहले पढ़ा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है कि प्लाज्मा के अंदर मिक्स हो जाता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। अब CO2 में क्या होता है, एक तो प्लाज्मा में मिक्स हो जाती है CO2 और रेड ब्लड सेल में मिक्स हो जाती है। 100 ग्राम ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है 3.7 ml ऑफ CO2। प्लीज़ इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो कि जो 100 ml ऑफ ब्लड है वो 3.7 ml ऑफ CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो, जो CO2 है एज ए कार्बोनिक एसिड भी ट्रांसफ़र होती है। जब ये कार्बोनिक एसिड कहाँ पे बनता है, RBC के अंदर बनता है ये, ठीक है। CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्लाज्मा के अंदर, वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाता है। तब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विद जिंक आयन, ठीक है, तो क्या बना देता है, ये कार्बोनेट आयन बना देता है, ठीक है, H2CO3। तो ये H2CO3
प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, 7% जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है एज अ कार्बोनिक एसिड। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। CO2 टेंशन इन ब्लड क्रिएट करता है और 0.3 ml ऑफ ट्रांसपोर्ट एज अ कार्बोनिक एसिड। कितना ml? 0.3 ml ट्रांसपोर्ट एज अ कार्बोनिक एसिड और 7% CO2 जो है एज अ कार्बोनिक एसिड ट्रांसफ़र होता है। दूसरा, एज अ बाइकार्बोनेट आयन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन। हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयन्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर H2CO3 आयन ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है आपने कि 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट एज अ बाइकार्बोनेट इन RBC। प्लीज़ इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। अब मैंने क्या किया, ये जो सेल बनाया है ये RBC का सेल है, ठीक है, ये RBC का सेल है और उसकी मेम्ब्रेन को हम डोहन्स मेम्ब्रेन बोल देते हैं और इस मेम्ब्रेन में H2CO3 प्रेजेंट है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने बताया था ऊपर कि जो CO2 है 7% ऑफ CO2 एज अ कार्बोनिक एसिड ट्रांसपोर्ट होती है। अब क्या है, H2CO3 जो होता है एक H पॉजिटिव आयन एक HCO3 नेगेटिव आयन्स में टूट जाता है, ठीक है। और क्या होता है, और यहाँ पे क्या होती है, जो HCO3 आयन है एक तो कैरियर मेडिएटेड जो होते हैं, यहाँ पे कैरियर्स होते हैं प्लाज्मा से, मतलब RBC से प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं, RBC से बाहर निकल जाते हैं HCO3, मतलब प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। ये तो प्लाज्मा हो गया और उसके अंदर तो RBCs होते हैं ना, तो जो अब क्लियर है। और यहाँ पे एक क्या होती है, क्लोराइड शिफ्ट, किसको, आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, जैसे हम सोडियम पोटाशियम पंप का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट, कि क्लोराइड आयन जो प्लाज्मा से क्लोराइड आयन एंटर करता है RBCs में, ठीक है, और HCO3 क्या होता है, बाहर निकलता है RBC से। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन होती है जिसके थ्रू जो क्लोरीन आयन है वो प्लाज्मा के अंदर जाता है और जो HCO3 आयन है वो RBC से प्लाज्मा के अंदर आता है। दोबारा रिपीट करती हूँ, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन से जो क्लोरीन आयन है प्लाज्मा से होकर RBC के अंदर जाता है और दूसरा HCO3 RBC से होकर प्लाज्मा के अंदर आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बैलेंस आयन मैकेनिज्म बोलते हैं और ये एक कंसेप्ट है। और अब प्लाज्मा के अंदर HCO3 पाया गया है आयन और ये क्या करता है, Na सोडियम या पोटाशियम आयन के साथ मिक्स होके ये क्या करता है, आगे टूट जाता है, बाहर निकल जाता है एज अ सोडियम कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो ऐसे क्या होती है, CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है, आउटसाइड रिएक्ट विद सोडियम एंड पोटाशियम आयन, ठीक है। जब क्या होता है, देखो एट पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का प्रेशर डाउन हो जाता है, CO2 का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तब CO2 प्लाज्मा के अंदर आती है और प्लाज्मा के अंदर आके सोडियम और पोटाशियम आयन के साथ इस तरह मिक्स होती है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, एक तरफ से जो CO2 होती है वो वाटर के अंदर मिक्स होके कार्बोनिक एनहाइड्राइज और जिंक पॉजिटिव आयन के साथ H2CO3 बनाती है। तो ये था प्रोसेस, ठीक है। इन दिस मूवमेंट क्लोरीन आयन कोल्ड क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गस शिफ्ट इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो क्लोरीन आयन है उसने HCO3 आयन को प्लाज्मा के अंदर एंटर करवाना है, क्लियर है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये याद रखने वाला है कि 70% ऑफ CO2 का बाइकार्बोनेट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और दूसरा इसमें क्लोराइड शिफ्ट का कंसेप्ट, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ आप मुझे बता देना, ठीक है। एज देखो कार्बोनी हीमोग्लोबिन, ये तो हमें पता ही है कि जो अमाइनो एसिड देखो 23% ऑफ CO2 एज अ कार्बोनी हीमोग्लोबिन की तरह
ट्रांसपोर्ट होता है। जो CO2 है वो अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है, तो क्या बन जाता है, बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इज इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ CO2 है। HB हैज़ 200 टाइम्स मोर एफिशिएंसी टुवर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। प्लीज़ इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक तरफ CO2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो एफिशिएंसी है हीमोग्लोबिन की वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसीलिए वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि पॉइजनस गैस है, ठीक है, पॉल्यूटेड एरियाज में ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमने करना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है उसका क्या मतलब होता है, जब हम जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन टूट गया, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ये सारा कंसेप्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब क्या है, ये परसेंटेज सैचुरेशन को बताता है, ये परसेंटेज सैचुरेशन को बताता है। किसकी सैचुरेशन? हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन विद ऑक्सीजन। हमें क्या पता है, जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, हमें पता है कि लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, 100% होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा मिक्स होगी, क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा ना, तो तब जो सैचुरेशन है वो 100% होगी ना। अब जैसे जैसे टिश्यू आते हैं, ठीक है, तो जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो कम हो ही जाती है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिस पे ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेन जो मोटिव एग्जामिनेशन पॉइंट के तरफ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है, ये कर्व किसकी है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन, ठीक है, एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये कर्व सिग्माइड कर्व होती है और इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या, ध्यान से देखना इसको, हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। अभी बात की है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है, सिग्मॉइड होती है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करती है विद ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन ये रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, रिप्रेजेंट करती है। अब देखना ध्यान से, और यहाँ पे अगर कर्व इस तरफ जाती है तो उसको राइट शिफ्ट बोलते हैं, और यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट होता है, क्लियर है। अब देखना, और यहाँ पे देखो 100% सैचुरेशन है यहाँ पे, मतलब जब 100% सैचुरेशन होती है, और यहाँ पे क्या है, टिश्यू। अब देखना बात क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट लिखा है मैंने, तो ए पॉइंट में क्या हुआ, 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है वो 100% एक दूसरे सैचुरेशन है। 100% सैचुरेशन मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 100% है। कहाँ पे, लंग्स पे। ऑब्वियसली हमें पता है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी हमने किया था 104 mmHg जो ऑक्सीजन लेते हैं हम, ये किया था ना पीछे। तो जब हम बी पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे देखो बी पॉइंट पे आते हैं, तो लंग से कहाँ चली गई ऑक्सीजन, टिश्यू के पास। अब देखो हमें पता है कि ब्लड के अंदर, लंग्स में जब ब्लड था तब 100% सैचुरेशन थी। अब टिश्यू के पास 50% जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू के पास चली गई, 75% जो ऑक्सीजन है ब्लड के पास चली गई। सी पॉइंट में क्या है, 50-50% होगी, मतलब टिश्यू में भी 50% ऑक्सीजन है और ब्लड के अंदर भी 50% ऑक्सीजन है, ठीक है। और डी पॉइंट पे देखो क्या है, डी पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, 25% की बात करते हैं, मतलब 75% टिश्यू है यहाँ पे, 25% ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन डिसोशिएट हो रही है,
ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि पहले 100% ऑक्सीजन थी ऊपर, और ऊपर जैसे जैसे हम नीचे चले गए, जैसे जैसे हम टिश्यू के पास जा रहे हैं, तब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो डिसोशिएट हो रही है हीमोग्लोबिन से। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेनस, मतलब स्ट्रेनस कंडीशन होती है। जब एक्सरसाइज करते हैं तब ये कंडीशन होती है कि जो 70% जो 5% ऑक्सीजन होती है वो टिश्यू के अंदर चली जाती है और ब्लड के अंदर सिर्फ 25% रह जाते हैं। अब क्या कंसेप्ट है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है वैसे वैसे जो ऑक्सीजन है वो डिसोशिएट हो रही है। ठीक है, और इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, डिसोशिएट हो रही है। और दूसरा पॉइंट क्या है, 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये याद रखना है, 1 लीटर ऑफ ब्लड 200 ml को, 5 लीटर ऑफ ब्लड 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन को करता है। अगर हम परसेंटेज सेचुरेशन की बात करें तो हम उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज सेचुरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विद हीमोग्लोबिन ये देखेंगे, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन देन दैट कैन अटैच्ड विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, कितने टोटल मतलब ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड हो सकते हैं, ये टोटल हो गया, और कितने अटैच्ड हैं मल्टीप्लाई 100, तो इससे हम परसेंटेज सेचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये डायग्राम को अच्छे से पहले तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब नोट डाउन कर लिया। अब इसके ये था हमारी डायग्राम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को इफ़ेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है जो परसेंटेज सेचुरेशन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की सेचुरेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो ये कर्व है चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है वैसे वैसे ये कर्व क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, ये शिफ्ट करती है टुवर्ड राइट साइड और टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये जो कर्व होती है वो कौन सी कर्व होती है, सिग्मॉइड कर्व होती है, ये याद रखना ना। और दूसरा ये याद रखना कि यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसकी हम बात आगे करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, हमने स्टडी करना है फैक्टर्स इफेक्टिंग द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे कि टिश्यू है, टिश्यू में हमें पता है कि टिश्यू में जो CO2 होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है, तब ऑक्सीजन डिसोशिएट करता है ना हीमोग्लोबिन से। ठीक है, देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोशिएट होता है। CO2 की मात्रा ज़्यादा होने से जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है वो डिसोशिएट होता है। ठीक है, और इस चीज़ को, इस इफ़ेक्ट को हम बोहर इफ़ेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज़ बोहर इफ़ेक्ट? बोहर इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेस, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट, इस चीज़ को हम बोहर इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एज CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन कर्व है इट टर्न्स टुवर्ड द राइट हैंड साइड। जब हमने ऐसे बनाई थी तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट हैंड साइड मूव करती है जब CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर ज़्यादा होने से, ठीक है, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होती है वो भी टुवर्ड राइट साइड मूव करती है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड राइट साइड मूव करती है तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या कर रही है, टूट रही है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या कर रही है, डिसोशिएट हो रही है। क्यों, देखो यहाँ पे था टिश्यू, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मैंने ऊपर टिश्यू लिखा हुआ था और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, लंग्स। तो लंग्स की तरफ जो सेचुरेशन थी वो 100% थी। जैसे जैसे हम आगे आगे चले गए टिश्यू के पास जो सेचुरेशन है वो कम हो गई। तो यही कंसेप्ट है जो, तो एक तो हो गया टेम्परेचर का फैक्ट। ठीक है, दूसरा pH, जैसे जैसे pH की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, pH की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होगी, हमें पता है
अगर पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो मीडियम होगा वो एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम होगा, क्लियर है। द एज द वैल्यू ऑफ पीएच डिक्रीजेस एट द एसिडिक पीएच देन द कर्व इज मूव टुवर्ड द राइट हैंड साइड, और तब ऑक्सीजन क्या करेगी, डेसोशिएट करेगी, क्लियर है। तो ये फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व को इफेक्ट करते हैं। अब देखो, अब हम हेल्डेन इफेक्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट इफेक्ट, और ये हमने अभी पीछे करा था। क्या किया था इसमें कि जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने में आरबीसी के अंदर चले जाते हैं, और जो कार्बोनेट आयंस होते हैं वो आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, अब एज मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इट रिलीजेस H पॉजिटिव आयन। ऑब्वियसली ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन टूटेगा ऑक्सीजन में, तब जब टूटता है तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जो H पॉजिटिव है वो कंबाइन करता है बाइकार्बोनेट आयंस में, अभी पीछे हमने करा था, इसको किया था। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे HCO3 के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एनहाइड्राइज और जिंक की प्रेजेंस से ये क्या करता है, टूट जाता है, H2O CO2 में टूट जाता है, और CO2 क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। बट अब जो CO2 है इसको रिलीज़ करने के लिए क्या होता है, CO2 को रिलीज़ करने पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी, ऑक्सीजन ब्लड टूट गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो CO2 रिलीज़ हो जाती है। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली ना। हमने पीछे पढ़ा था कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी में HCO3 आयन होते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है, ये जो CO3 आयन है तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे बैरियर होता है, और जिससे ये क्लोरीन आयन अंदर जाते हैं और HCO3 आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आरबीसी है और ये क्या, प्लाज्मा के अंदर आते हैं। फिर HCO3 सोडियम और पोटाशियम आयन के साथ कंबाइन होके बाहर एज अ बाइकार्बोनेट निकल जाते हैं, तो उस चीज़ को क्लोराइड शिफ्ट इफेक्ट बोलते हैं, अभी पीछे किया था, तो वो ही रिपीट है। हाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम्स डेसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये रिपीट है, मतलब बिल्कुल सेम है। अगर हमें पता है तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तो डेसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन की जो डेसोसिएशन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो डेसोसिएशन ऑफ CO2 भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बात है, CO2 इज लेस सॉल्युबल इन आर्टरी ब्लड, ठीक है, कि जो आर्टरी ब्लड होती है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वहाँ पे CO2 लेस सॉल्युबल होती है, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हेल्डेन इफेक्ट बोल देते हैं, तो ये था, ठीक है। अब क्या है, अब जो कंसेप्ट आता है हमारा वो आता है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन पे। एक तो केमिकल कंट्रोल होता है, एक हमारा नर्वस कंट्रोल होता है, ठीक है, ये दो तरह के कंट्रोल होते हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं। देखो केमिकल कंट्रोल जो होता है वो कीमोसेंसिटिव बॉडीज़ प्रेजेंट के द्वारा कंट्रोल की जाते हैं, किसके द्वारा, कीमोसेंसिटिव बॉडीज़ के द्वारा, ठीक है। ये जो कीमोसेंसिटिव बॉडी होती है वो कैरोटिड बॉडी होती है, ठीक है, एक होती है एरोटिक बॉडी, ठीक है, एक होती है कैरोटिक, एक होती है एरोटिक बॉडी। जो एरोटिक बॉडी है वो एरोटा के पास होती है, कैरोटिड बॉडी होती है वो कैरोटिड साइनस के पास होती है, ठीक है। एंड बोथ आर सेंसिटिव फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एंड ऑक्सीजन के लिए दोनों क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या करता है, CO2 की अगर बात करें, एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज आर मोर सेंसिटिव टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2,
व्हेन CO2 का जब मात्रा ज़्यादा होती है तब बोथ दीज बॉडीज गेट स्टिमुलेटेड, तो ये दोनों बॉडी क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है और एक्सपीरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट कर देती है, और तब CO2 की जो मात्रा है वो ज़्यादा एक्सेल्ड होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो मतलब ज़्यादा होता है तो दीज कीमोसेंसिटिव बॉडीज़ आर वेरी लेस सेंसिटिव। सिंपल सी बात है, जब CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये दो कैरोटिड और एरोटिक बॉडीज़ क्या होती हैं, सेंसिटिव हो जाती हैं और स्टिमुलेट होके CO2 को बाहर निकालने में मदद करती हैं, और प्रेशर ऑक्सीजन का कम होने की वजह से मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे ये लेस सेंसिटिव होती हैं। तो ये होगा हमारा केमिकल कंट्रोल। ठीक है, अब क्या करना है, अब ना ये पढ़ेंगे हम नर्वस कंट्रोल पे। देखो नर्वस कंट्रोल के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे क्या होता है नर्वस कंट्रोल, देखो इट इज़ एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो रेस्पिरेशन मेथड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होते हैं, एक तो होता है जिसमें आउट ऑफ विच 2 आर ऑन द मेडुला, मतलब 3 सेंटर होते हैं, क्या होते हैं 3 सेंटर होते हैं, और उन 3 में जो 2 सेंटर होते हैं वो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द मेडुला। एंड जो 1 होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पोनस में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिदमिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिदमिक सेंटर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो एक होता है न्यूमेनोटॉक्सिक सेंटर, इट इज़ लोकेटेड ऑन द पोनस, ठीक है, पोनस एरिया, एंड इट वर्क ऑन एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, ब्रीदिंग ज़्यादा होती है, तब कौन सा सेंटर वर्क करता है, न्यूमेनोटॉक्सिक सेंटर वर्क करता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक सेंटर होता है इंस्पिरेटरी सेंटर, जो इंस्पिरेटरी सेंटर होता है वो लोकेटेड होता है मेडुला रीजन में। ठीक है, और इट इज़ रेगुलेटेड विद नॉर्मल प्रोसेस, मतलब इनहेलेशन के द्वारा रेगुलेट होता है 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, और हमें पता है रेस्पिरेटरी साइकिल 5 सेकेंड का होता है। एक्सपिरेटरी सेंटर लोकेटेड ऑन मेडुला नॉर्मली इनएक्टिव होता है और डोरमेंट होता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, और इट इज़ स्टिमुलेटेड ओनली, ये कब स्टिमुलेट होता है, जब हैवी एक्सरसाइज करें। ठीक है, अब दूसरा, और ये पहला सेंटर था, हमने कहा था ना 3 सेंटर होते हैं, 2 तो मेडुला रीजन में होता है और एक कहाँ होता है, पोनस में। तो पोनस में होता है न्यूमेनोटॉक्सिक सेंटर, और ये NCERT बुक में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहे कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हमें पता है इन्फेक्शन हो जाती है, TB हो गया, परचुएटिस हो गया, निमोनिया टाइप, डिप्थीरिया, ट्यूमरस लंग कैंसर हो गया। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एलर्जी होती है, हाइपरसेंसिटिव, ये आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब हम करें ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जो है नेक्स्ट हमारा, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एलर्जी होती है, हाइपरसेंसिटिव होता है, उसको एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे पोलन्स हो गए, वहाँ से एलर्जी हो जानी। ठीक है, सेंसिटाइजेशन हो जानी। एलर्जन जब एंटर करते हैं, मान लो पोलन ग्रेन एंटर कर गए, तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेट होके मास्ट सेल बनाती हैं। सेकेंड स्टिमुलेशन हो जाता है, तो मास्ट सेल आगे स्टिमुलेट होके फर्दर एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो ऐसे ऐसे फैक्ट है। हिस्टामिन्स, जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन, सिंपल सी बात है, जब एलर्जी की बात करते हैं तब हिस्टामिन्स की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, स्नीजिंग हो गया। ठीक है, और आगे हे फीवर होता है। ठीक है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ली जाती हैं। हे फीवर होता है एलर्जी ड्यू टू पोलन ग्रेन की वजह से हे फीवर होता है। अस्थमा होता है, ब्रोंकल स्पैसम बोलते हैं। ल्यूमन ऑफ ब्रोंकाई डिक्रीज, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, ये उसके सिम्टम है। ब्रोंकिटिस होते हैं। ठीक है, एम्फाइसीमा मतलब रिडक्शन इन एल्वोलाई रेस्पिरेशन सरफेस ड्यू टू तंबाकू स्मोकिंग। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, इसको हम हाइपोक्सिया बोल देते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है, जैसे रेप्टाइल्स में वोकल कॉर्ड्स क्या हो गया, उसको गैंको बोला जाता है। सीरिंग्स प्रेजेंट होता है साउंड बॉक्सिंग बर्ड्स के अंदर। स्मोकिंग होती है। ये थोड़े से फैक्टर है, प्लीज़ इसको आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देनी है, और कोई भी नोट्स को आप मतलब कोई भी नोट्स के चार्जेस नहीं लगने, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है,
और प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना। जिसको भी, अगर देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब हम ऐसे होते हैं कि जो कोचिंग नहीं ले सकते, तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, मेरे नोट्स भी हेल्पफुल हो सकते हैं, गाइडेंस भी हेल्पफुल हो सकती हैं। प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करना। और ये वाले नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अलग सेंड कर दिए हैं। ये नोट्स ना मैंने बनाए थे शॉर्टकट, ठीक है, मतलब एक पेज में ही सारा चैप्टर कवर किया हुआ है इस नोट्स में, तो ये इसकी भी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको एमसीक्यू मिल गए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बस मुझे सपोर्ट करना आप। थैंक यू।